हाँ जी, कल हमने क्वेश्चन किया था, याद है? बेसिक इंफॉर्मेशन, एसेट रिलेटेड था, 120 लाख का एसेट था, 40% डेप्रिसिएशन था, यूजफुल लाइफ 3 साल था, फिर 3 साल बाद उसका रेजिडुअल वैल्यू भी आपको दे रखा था, लीज पे ले लो या बोरो एंड बाय कर लो, ऐसा क्वेश्चन था। और खास बात क्या थी पता है? खास बात थी कि जितना लीज रेंट है उतना ही इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है, जितना लीज रेंट है उतना ही इंस्टॉलमेंट का अमाउंट था। और मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया? मेरे को कोई मेथड का नाम तो लिख नहीं रखा था कि इस मेथड से सॉल्व करो, प्रेजेंट वैल्यू मेथड से सॉल्व करो या नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग। मैंने प्रेजेंट वैल्यू मेथड को यूज किया और मैं देखा लीज रेंट इतना, इंस्टॉलमेंट इतना। याद है ना? ये डेटा याद कर लो, इनको रट डालो, बहुत काम आने वाले हैं ये अमाउंट अभी नेक्स्ट कंसेप्ट सीखने में। ठीक है, तो लीज रेंट 52.08 लाख, इंस्टॉलमेंट 52.08 सेम था। फिर हमने कहा इंस्टॉलमेंट अगर हमको पता चल गई है तो लोन अमाउंट पता कर लेते हैं। तो लोन कितने का था? लोन था 118.91 लाख, जबकि एसेट थी 120 लाख की। तो हमने कहा फिर वो एक्स्ट्रा पेमेंट कहां से हुआ होगा? आपने इमीडिएट किया होगा वो पेमेंट 1.09 लाख का। हाँ, फिर आपने ऑप्शन 1 लीज, लीज में आपने आउटफ्लो देखा, प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स है तो लीज रेंट है, लीज रेंट पे टैक्स सेविंग होता है, इसलिए इसको इनटू 1 माइनस सी किया और देन इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यूमुलेटिव फैक्टर से। बोर एंड बाय में इंस्टॉलमेंट हम कैलकुलेट कर चुके थे, इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया 15% से, फिर हमने इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग देखा, डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग देखा और देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कैलकुलेट कर दिया, जिसमें सेल्वेज वैल्यू को भी कंसीडर कर लिया और इनिशियल पेमेंट को भी कंसीडर कर लिया। ओके, और फिर हमने देखा कि हमारे लिए परचेज करना बेटर था और फिर मैंने जाते जाते बताया था नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग मेथड। उसमें क्या है? सिंपल यही तो देखना है कि बोरो की बजाय अगर हम लीज पे लें, बोरो की बजाय अगर हम लीज पे लें तो हमें फायदा है कि नुकसान है। तो मैंने कहा बोरो पे लेंगे तो 65.17 लाख पड़ेगा, लीज पे लेंगे तो 76.36 लाख पड़ेगा, तो लीज पे लेना नुकसान है, नेगेटिव आया। तो नेट एडवांटेज क्या आ गया था? नेगेटिव आ गया था। ओके, तो हमने कहा सिंस नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग इज नेगेटिव सो इट इज बेटर टू परचेज एसेट। हालांकि ये नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग मेथड नहीं है जो मैंने कल लिखवाया था, मैं तो आपको बस दोनों का आउटफ्लो को कंपेयर करके बता दिया। देखो बेटा, ऐसा 11.19 अपने को लीज पे कॉस्ट ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे एडवांटेज क्या है? नेगेटिव फॉर्मेट में, तो ये हमारे लिए डिसएडवांटेज हो गया अगर हम लीज पे लेते हैं तो। बट एक्चुअली नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग मेथड कैसे काम करेगा अब देखते हैं वो। हालांकि उससे पहले भी अभी मैं एक काम करता हूं, पहले आपको एक एनालिसिस लिखवाता हूं। उस नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग मेथड से भी कुछ पहले एक एनालिसिस लिखवाता हूं, सुनो। आप बोलना कि वो सही है कि नहीं अगर अपन ऐसा इसको लिखे। तो ऑब्वियसली मैं यही जो डेटा अभी अभी अपने पढ़े हैं, जो हमने कल लिख लिए थे, उन डेटा को वापस लिख रहा हूं, उन्हीं डेटा को वापस लिख रहा हूं। लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। एनालिसिस, सर हमें लिखना है क्या? हाँ, आपको भी लिखना है। एनालिसिस, वही क्वेश्चन चल रहा है क्या? हाँ, वही क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन का एक आंसर यहीं पे खत्म हो चुका था जहां पे डिसीजन था, यहां पर ही हमारे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया था प्रेजेंट वैल्यू मेथड से। अब तो सिर्फ हम समझ रहे हैं चीजों को। यहां पर ही क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। आप लिख सकते हैं एंड, थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर यहां पे खत्म हो गया। अब हम नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग को समझना चाहते हैं, इसलिए हम आगे से आगे कुछ ना कुछ लिखे जा रहे हैं। कल भी हमने लिखा था नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग, मैं कहा दोनों को कंपेयर कर लो, लीजिंग में ज्यादा कॉस्ट आ रहा है, दैट इज डिसएडवांटेज, सिंपल। ओके, अब हम एनालिसिस मोड पे आते हैं। तो एनालिसिस मोड पे हम क्या लिखेंगे? एक तरफ लिख रहे हैं बोरो एंड बाय, और एक तरफ लिख रहे हैं लीज। और अभी अभी जो हमने काम किए हैं ना, वो सारी चीजें अब हम यहां पर वापस लिखेंगे। क्या क्या बताते चलना मेरे को। अगर आप बोरो एंड बाय करते हैं, अगर आप बोरो एंड बाय करते हैं तो आपके पास से क्या जाएगा? सर मेरे पास से ना इंस्टॉलमेंट जाएगा। याद है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो में हम क्या लिखा करते थे? इंस्टॉलमेंट। अब आपको क्या करना है?
सिर्फ एक बार समझने के हिसाब से हम क्या किए थे, हम किए थे सर इंस्टॉलमेंट था आउटफ्लो, और टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट और टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन था इनफ्लो, और फिर हमने नेट आउटफ्लो करके फिर उसको पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू नेट में निकाला था। अब हम सारे फैक्टर्स को अलग अलग कंसिडर करेंगे, यहां पर सारे फैक्टर्स को अलग अलग कंसिडर करेंगे, सबका अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो एक काम करो, इंस्टॉलमेंट आउटफ्लो है, हाँ जी आउटफ्लो है, इसका प्रेजेंट वैल्यू बताओ। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना, सेपरेटली अगर देखा जाता तो सर 52.08 इंटू ये वाला क्यूमुलेटिव, ये वाला पी फैक्टर, अगेन 52.08 ये वाला पी फैक्टर, अगेन 52.08 ये वाला पी फैक्टर, मल्टीप्लाई कर दो, या फिर पी फैक्टर का टोटल लगाकर इंस्टॉलमेंट से एक बार में मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इंस्टॉलमेंट हर साल की सेम है। बताओ कितना आ रहा है, 52.08 इंस्टॉलमेंट, इसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना आ रहा है, मैसेज करके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना आ रहा है, 127.2687। ओके इशिका, हाँ जी, तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट, अगर मैं बोरो एंड बाय करता हूं तो आउटफ्लो के नाम पे इंस्टॉलमेंट आउटफ्लो होगा, और कितना जाएगा सर 52.08 का इंस्टॉलमेंट है, और क्यूमुलेटिव फैक्टर कितना 2.4437, 2.4437 क्यूमुलेटिव फैक्टर, दैट इज 127.27। हाँ, क्या किसी को प्रॉब्लम है इस आउटफ्लो को अगर मैं अलग से कंसीडर कर लूं तो, नेट करके ना करके हर एक आइटम को अलग अलग कंसीडर कर रहा हूं, बोलो नेक्स्ट आइटम बोलो। अब किसको देखें, ठीक है इशिका, इंस्टॉलमेंट का तो प्रेजेंट वैल्यू देख लिया, आउटफ्लो का तो अब क्या हुआ था सर, इनफ्लो हुए थे ना टैक्स सेविंग इंटरेस्ट पर डेप्रिसिएशन, हाँ अब उसका प्रेजेंट वैल्यू अलग से देखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट एंड ऑन डेप्रिसिएशन। जरा देखते हैं सर, बताना मेरे को, ये इंटरेस्ट का टैक्स सेविंग है, इसको इसके पी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो m प्लस, ये इंटरेस्ट का टैक्स सेविंग, इसको इसके पी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो m प्लस, ये इसको इससे पी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो m प्लस। अभी तो अपन गेम खेल रहे हैं, ये मान लो नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग मेथड सीखने के लिए अभी हम वापस हमारे आंसर को रीस्टेट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, वापस लिख रहे हैं कुछ अलग तरीके से। ओके इशिका, सिर्फ इशिका आंसर करेगी क्या 12.54? ओके दिव्या, ये बिना बात, हाँ ओके राशिका, अब आए ना फॉर्म में, हाँ ओके अनुष्का 12.54 करेक्ट, हाँ तो 537 है तो 54। ओके इशिका, ऐसे ही आपने टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन भी बता दिया, हाँ 31.70, हाँ जी दिस वन, दिस टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन दैट इज इनफ्लो, इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में मल्टीप्लाई करके देख लोगे 31.70 करेक्ट है। ओके सर लिख दें, हाँ जी लिख देते हैं। तो तीनों का एक नेट ना करके तीनों को मैंने अलग अलग दिखा दिया, अब तीनों को अलग अलग दिखाता हूं, यहां लिख देता हूं कितना कितना आपने बताया 12.54, ठीक है जी, और बताया इशिका अनुष्का राशिका 31.70, ठीक है 31.70। चलिए और क्या था, और कौन सा फैक्टर था, हर फैक्टर को अलग अलग देख रहे हैं सर, एक वो सैल्वेज वैल्यू था तो वो भी देख लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैल्वेज, वो तो हमने कल कैलकुलेट किया था प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में, वही लिख देंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैल्वेज कितना 18.95 करेक्ट, ये रहा 18.95, 18.95। और कौन सा फैक्टर था,
और कौन सा फैक्टर था इशिका अनुष्का? ओके, और कौन सा फैक्टर था सर? बोरो एंड बाय करेंगे तो इनिशियल पेमेंट भी करना पड़ेगा अपने को। इनिशियल पेमेंट, इनिशियल पेमेंट कितने रुपए का? 1.09 लाख का, याद आया? हाँ सर, वो इमीडिएट पेमेंट जिसके लिए हमने लोन नहीं लिया था, 1.09। तो बोरो एंड बाय के केस में हर एक फैक्टर को मैंने अलग अलग कंसिडर कर लिया। हाँ राशिका, अनुष्का, हर एक फैक्टर को मैंने अलग अलग लिख दिया यहां पर। इनिशियल पेमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में था, ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में ही था, तो मैंने उसका प्रेजेंट वैल्यू अलग से नहीं निकाला, बाकी सबका मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिया। ओके, इंस्टॉलमेंट इज द आउटफ्लो, टैक्स सेविंग इज द इनफ्लो, सैलवेज इज द इनफ्लो, इनिशियल पेमेंट इज द आउटफ्लो। जरा देखना प्लस और माइनस करके कितना आ रहा है, दोनों को प्लस करके 3 को माइनस करके देखो कितना आ रहा है, 2 को प्लस करके 3 को माइनस करके कितना बैठ रहा है? 65.17। ओके इशिका, ओके अनुष्का, ये 65.17 ही तो था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। हाँ सर, तो सर आपने एज सच कुछ नहीं किया, कल वो जो इंस्टॉलमेंट और टैक्स सेविंग का नेट करके आपने लिखा था, आज सबको अलग अलग दिखा दिया। मैंने कहा हाँ, आज मैंने सबको अलग अलग लिख दिया है यहां पर, ठीक है, 65.17। अब लीज वाला केस में भी अलग अलग ऐसे ही लिख देते हैं। लीज वाले में बताओ कौन कौन से आइटम तुम अलग अलग लिखोगे? सर लीज वाले केस में है ना, हमने लिखा था यहां पर लीज ऑप्शन, तो बोलो कौन कौन से आइटम अलग अलग लिख सकते हो? लीज रेंट था, और हाँ मोनिका, और कुछ नहीं? क्या मैं इन दो आइटम को अलग अलग नहीं कर सकता? हाँ अनुष्का, करेक्ट। लीज रेंट को अलग कर दो, टैक्स सेविंग को अलग कर दो। लीज रेंट को यहां पर तो मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट माइनस टी से मल्टीप्लाई करके आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट कर दिया कि लीज रेंट इज द आउटफ्लो एंड टैक्स सेविंग इज द इनफ्लो, बट यहां मैंने नेट करके दिखाया। बट क्या मैं इन दोनों को अलग अलग कंसीडर कर सकता हूं? यस, लीज रेंट को अलग और उस पर होने वाले टैक्स सेविंग को अलग। तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट, लीज रेंट कितने रुपए का था सर? 52.08 लाख। और हर साल अगर लीज रेंट सेम होगा तो क्यूमुलेटिव फैक्टर 2.4437, कितना? 127.27 इज द आउटफ्लो। हाँ इशिका, हाँ राशिका। और इस लीज रेंट पर क्या होगा तुमको? टैक्स सेविंग, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन लीज रेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन लीज रेंट कितना सर? 52.08 लाख का लीज रेंट है, इस पर टैक्स सेविंग, टैक्स का रेट कितना था? 40%। ओके राशिका, करेक्ट है, थोड़ा सा इधर उधर लग रहा है। हाँ, इस पर टैक्स सेविंग कितना? 40%। और टैक्स सेविंग को, ये जो टैक्स सेविंग आई है उसका प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में निकालेंगे तो 2.4437 से मल्टीप्लाई, देखो कितना आंसर आ रहा है। इशिका क्या आ रहा है? 50.91। ओके, मोनिका 907, अनुष्का 907, तो 91 करेक्ट है। हाँ जी, 50.91। सर लीज रेंट जो दे रहे हैं वो आउटफ्लो है और उस पर होने वाला टैक्स सेविंग इनफ्लो है। जरा देखना नेट करके कितना आ रहा है। हाँ खुश, जरा देखना नेट करके कितना आ रहा है। लीज रेंट इज द आउटफ्लो और उस पर होने वाला टैक्स सेविंग इनफ्लो, 76.36। ओके इशिका, राशिका, अनुष्का, 76.36। और लीज में हमारा आउटफ्लो कितना था? प्रेजेंट वैल्यू 76.36। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने हर एक फैक्टर को अलग अलग कंसिडर कर लिया। कहने का मतलब प्रेजेंटेशन का तरीका बदल दिया। यहां तक समझ में आया?
कि कल वाले क्वेश्चन को ही मैंने वापस रीस्टेट कर दिया, वापस लिख दिया, हर एक फैक्टर को अलग अलग, आउटफ्लो अलग, उस पर टैक्स सेविंग अलग, इनफ्लो। ओके अनुष्का, भावना करेक्ट, डन है। अब सर एक सीखा क्यों है? ये जो मैंने सीखा है ना अभी काम आएगा, ये जो मैंने अभी सीखा है ये अभी तुमको काम आएगा। मैं इसको अब वापस लिख रहा हूं एक बार और, अब मैं इसको एक बार फिर से लिख रहा हूं। फिर से लिख रहे हो? मैंने कहा हाँ फिर से, अब एक और अलग तरीके से। ओके सर अब कैसे लिख रहे हो? मैं कहा देखो, अगर मैं यहां देखूं, आप लिख सकते हैं भले यहां पर नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग मेथड, या फिर एक और तरीका आप लिख सकते हैं एनालिसिस मोड के अंदर ही। ये एनालिसिस मोड में एक तो तरीका ये कंपैरिजन। नाउ इन दोनों कंपैरिजन जो मैंने लिखा है ना उसको मैं एक स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, ठीक है? स्टेटमेंट क्या क्या, इसको मैं नेट एडवांटेज लीजिंग मेथड नाम दे ही देता हूं यहां पर, हालांकि इसमें अभी और करेक्शन है। नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग, अगर मुझे देखना हो नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग इन्हीं डेटा से, ये वाले जो मैंने डेटा लिखे हैं इन्हीं को वापस लिखूं। कल तो मैंने नेट एडवांटेज लीजिंग क्या बताया था, लास्ट फाइनल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इन द बोरो एंड बाइंग, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इन द लीज, दोनों को कंपेयर कर लिया था और नेट एडवांटेज लीजिंग आ गया था माइनस का 11.1 लाख। ओके अब मैं हर आइटम को अलग अलग देखा, और अब हर आइटम को अलग अलग देखा तो हर एक आइटम को अलग अलग लिखूंगा कि बोरो एंड बाय और लीज क्या बेनिफिट और क्या कॉस्ट है। तो मैंने कहा अच्छा, अब अगर मैं लिखूं क्या, फर्स्ट बेनिफिट्स ऑफ लीजिंग, बेनिफिट्स ऑफ लीजिंग, लीजिंग के फायदे क्या क्या, बेनिफिट्स ऑफ लीजिंग, तो आप मुझे बताएं इन आइटम में से देखकर कि लीजिंग के फायदे क्या क्या हैं। हम क्या लिखेंगे, बेनिफिट्स लिखेंगे और कॉस्ट ऑफ लीजिंग लिखेंगे, बेनिफिट और कॉस्ट ऑफ लीजिंग। तो अगर मैं लीज पे लेता हूं तो क्या फायदा है बोलो, अगर मैं लीज पे देता हूं तो क्या मुझे कोई फायदा नजर आ रहा है? हाँ सर, अगर मैं लीज पे लेता हूं ना तो ये जो लीज पे लेने पर मेरे को क्या होगा, टैक्स सेविंग होगा। ओके ये मेरे लिए फायदा है, अगर मैं लीज पे लेता हूं तो ये मेरे लिए क्या है, फायदा है। ठीक है सर, लिख देते हैं हम यहां पर फायदे के अंदर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन लीज रेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन लीज रेंट। हाँ जी, कितना आया था अपने आंसर, 50.91। तो अगर मैं लीज पे लेता हूं तो सर मेरे को फायदा क्या होगा, लीज रेंट पे टैक्स सेविंग होगा, तो ये मेरा फायदा है, इसको मैंने प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में लिख दिया। ठीक, अच्छा और बताओ और क्या फायदा होगा, लीज पे लेने पे और क्या फायदा होगा? मैं कहा सर एक तो ये फायदा था कि लीज पे टैक्स सेविंग होगा, दूसरा अगर मैं लीज पे लूंगा तो मैं बोरो एंड बाय नहीं करूंगा। हाँ जी, और अगर मैं बोरो एंड बाय नहीं करूंगा, अगर मैं बोरो एंड बाय नहीं करूंगा तो मुझे ये इनिशियल पेमेंट नहीं देना पड़ेगा। बोलो, अगर मैं लीज पे लेता हूं तो क्या मुझे ये 1.09 का पेमेंट करना पड़ेगा? नो सर। ठीक है जी, ओके शिका, मोनिका, अनुष्का, तो ये भी फायदा ही है। हाँ, सेविंग इन इनिशियल पेमेंट, सेविंग इन इनिशियल पेमेंट। ओके, तो इधर का तो माइनस हो गया लीजिंग के अंदर जो फायदा है, और इधर का अगर बोरो एंड बाय में जो मेरे को कॉस्ट लग रही है वो मेरे को लीजिंग में फायदा है, बोरो एंड बाय की जो मेरी कॉस्ट है वो लीजिंग में मुझे को फायदा है। ओके, क्योंकि अगर मैं लीज पे ले रहा हूं तो मेरे को इनिशियल पेमेंट नहीं करना पड़ रहा। सर एक चीज और देखो, ये भी तो है, ये देखो, ये सर ये अगर आप लीज पे लेते हो तो आपको इंस्टॉलमेंट भी नहीं देनी पड़ेगी। मैंने कहा हाँ,
बात तो तुम एकदम सही कर रहे हो कि अगर मैं लीज पे लेता हूं तो मेरे को इंस्टॉलमेंट भी नहीं देनी पड़ेगी, ये भी मेरे लिए बेनिफिट है, बट मैं इसको नहीं लिख रहा, पता है क्यों? हाँ यस, बाजू में देखो एकदम सेम अमाउंट, क्योंकि इंस्टॉलमेंट और लीज रेंट क्या है, सेम है। इंस्टॉलमेंट और लीज रेंट एकदम राशि का करेक्ट, इंस्टॉलमेंट और लीज रेंट सेम है। तो अगर मैं कहूं कि मैंने इंस्टॉलमेंट का पैसा बचा लिया, तो भैया लीज रेंट का पैसा भी तो लग रहा है सेम, तो ये तो आपस में ही कैंसिल हो गए, इसलिए मैं लिख नहीं रहा। ये तो आपस में ही कैंसिल हो गए हैं, इसलिए मैं लिख नहीं रहा। ओके सर, तो ये तो हो गया क्रॉस, खत्म बात। आपने तो बाकी बचा हुआ लिख दो कि भैया लीज पे लिया तो टैक्स सेविंग हुआ, और बोरो एंड बाय में जो मेरे को इनिशियल पेमेंट करना पड़ता वो नहीं करना पड़ेगा, तो मैं यहां लिख देता हूं सेविंग इन इनिशियल पेमेंट, सेविंग इन इनिशियल पेमेंट। ये मेरा फायदा हुआ। कितने रुपए? 1.09 लाख, 1.09 लाख। टोटल कितना हो गया सर? टोटल हो गया है 52 लाख। बेनिफिट्स हो गए हैं 52 लाख। अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लीजिंग की। कॉस्ट ऑफ लीजिंग, लीजिंग की कॉस्ट क्या है? अगर आप लीज पे लेते हो तो आपको क्या नुकसान है? मैं कहा अगर लीज पे लेते हैं तो क्या होगा, अगर लीज पे लेते हैं तो लीज रेंट देना पड़ेगा। अरे मैंने कहा लीज रेंट देना पड़ेगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो इससे कैंसिल हो गया, वो टेंशन नहीं लेने का। लीज रेंट देना, इंस्टॉलमेंट देना, वो तो कैंसिल हो गया। और बोलो लीज पे लेने का और क्या नुकसान? हाँ सर, लीज पे लेने का ये नुकसान है कि अगर हम बोरो बाय पे लेते तो हमको टैक्स सेविंग होता इंटरेस्ट पर, टैक्स सेविंग होता डेप्रिसिएशन पर, सैल्वेज वैल्यू भी मिलता, लेकिन ये चीजें नहीं मिलेंगी। करेक्ट राशिका, अनुष्का। तो सर सैल्वेज वैल्यू नहीं मिलेगा अगर हम लीज पे लेते हैं तो, अगर हम लीज पे लेते हैं तो हमको इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन में टैक्स सेविंग भी नहीं होगा। तो ये तीनों चीज हमारा नुकसान है, ये हम लिख देते हैं लाइन से। क्या? प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। कितना? इंटरेस्ट पे है 12.54 और डेप्रिसिएशन पे था 31.70। और क्या फायदा, सॉरी और क्या कॉस्ट सर? और ये है कि सैल्वेज वैल्यू वो भी मिल सकता था, बट वो भी नहीं मिला, तो वो भी लिख दो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैल्वेज कितना? 18.95। तो क्योंकि हम लीज पे ले रहे हैं तो हमको ना तो इंटरेस्ट का टैक्स सेविंग होगा, ना डेप्रिसिएशन का टैक्स सेविंग होगा, ना ही सैल्वेज वैल्यू मिलेगा। ये हमारी कॉस्ट हो गई है। जरा देखना कॉस्ट का टोटल कितना आ रहा है। ओके इशिका, 63.19, 63.19। ओके दिव्या, ओके राशिका, ये कॉस्ट ऑफ लीजिंग है। तो क्या मैं नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग बता सकता हूं? हाँ अनुष्का, क्या मैं नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग बता सकता हूं? नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग, नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग, यस सर, ए माइनस बी, ए माइनस बी बेनिफिट, या यूं, हाँ बेनिफिट्स ऑफ लीजिंग 52 माइनस कॉस्ट ऑफ लीजिंग 63.19, so it is 11.19 नेगेटिव। करेक्ट सर, एक और तरीके से निकाल लिया अपन ने। हाँ एक और तरीके से निकाल लिया। डेटा क्या कर रहा हूं, वही लिख रहा हूं, डेटा वही, मैंने इसलिए बोला डेटा याद कर लो, वही लिख रहा हूं। मैंने एनालिसिस मोड में क्या किया था, सारे डेटा को, पर्टिकुलर डेटा को मैंने अलग अलग लिख दिया था। हाँ कुछ बोलो सर। एग्जाम में कौन सा मेथड आएगा इसमें? रुको तो अभी चल रहे हैं।
ठीक है ना। मैंने क्या किया, जो डेटा था प्रेजेंट वैल्यू को अलग अलग लिख दिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैंने उनको क्या किया, वापस लिखा नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग में। मैंने कहा अभी दोनों को अलग अलग पैरेलल में लिखा, कंपैरिजन फॉर्मेट में। अब एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में कंपेयर करते हुए लिखते हैं। तो मैंने दोनों में जो कॉमन था, मैंने कहा इंस्टॉलमेंट देना पड़ रहा है, लीज रेंट देना पड़ रहा है, वो तो सेम है। इंस्टॉलमेंट और लीज रेंट इस क्वेश्चन में सेम था, तो वो तो सेम है, तो लिखो ही मत, कैंसिल हो गया। अब लीज के बेनिफिट्स लिख लो और लीज की कॉस्टिंग लिख लो। बेनिफिट में टैक्स सेविंग होगा लीज पे, और इनिशियल पेमेंट नहीं करना पड़ेगा अपने को। और कॉस्ट में क्या आया सर, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग नहीं मिलेगा और सैलवेज वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, इससे भी हमने नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग कैलकुलेट कर दिया। ओके, तो क्या ये नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग मेथड है? सुनो, अब मैं तुमको लेके चलता हूं एक्चुअली नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग मेथड पे। और खुश का एक क्वेश्चन है कि सर एग्जाम में कौन सा करके आना है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं हो तो आप प्रेजेंट वैल्यू मेथड से भी कर सकते हैं, राइट। तो सर नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग मेथड से कब करना है? मैंने कहा नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग मेथड केवल कब लगाना है, जब इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जस्ट इक्वल हो किसके, लीज रेंटल के। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में था, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जस्ट इक्वल था लीज रेंट के। तो अगर ऐसा सीन हो तो आप नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग भी लगा सकते हैं, और प्रेजेंट वैल्यू मेथड तो है ही जिंदाबाद, वो तो है ही, हर केस में काम आने वाला है। मॉड्यूल में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग मेथड से कर रखा है, बट मैंने आपको पहले प्रेजेंट वैल्यू मेथड से करवाया कि अगर एग्जाम में लिखा हुआ नहीं हो कि नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग मेथड से करना है, तो आप चाहें तो इसको प्रेजेंट वैल्यू मेथड से कर सकते हैं, जो हमारा सेट फॉर्मेट है। लेकिन अगर किसी को नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग मेथड आ गया समझ में, उसको लग रहा है कि इंस्टॉलमेंट और लीज रेंट सेम है भैया, तो हम नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग मेथड लगा सकते हैं, तो वो नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग मेथड भी कर सकता है। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, हाउ टू कैलकुलेट नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग। जैसे मैंने बेनिफिट्स निकाले और कॉस्ट निकाली, आपको भी बेनिफिट्स और कॉस्ट निकालने पड़ेंगे। हाँ जी, लेकिन लिखने का तरीका देखो, मेरे और इसमें थोड़ा सा भी फर्क है। अभी जो जो वैल्यूज मैंने लिखी वो देखता हूं। मैंने क्या क्या लिखा, मैंने सर है ना, मैंने यहां पे बेनिफिट्स में क्या लिखा था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन लीज रेंट 50.91, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन लीज रेंट। अच्छा, ये प्रेजेंट वैल्यू कौन से रेट से निकाला था अपन ने, कौन सी डिस्काउंटिंग रेट यूज किया था? सर प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमने ना डिस्काउंटिंग रेट कौन सा लिया था, 11% वाला लिया था। ओके ठीक है, 11% करेक्ट है इशिका, 11%। हाँ जी 11%। ओके, अब सुनना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन लीज रेंट एट पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या ये हमने लिखा था? हाँ सर, ये हमने ना बेनिफिट था, लीज पे लेते हैं तो लीज पे जो टैक्स सेविंग होता है ये हमारा बेनिफिट है, इसको प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में लिखा, और वो भी कौन सी प्रेजेंट वैल्यू से, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि हमारे क्वेश्चन में 11% थी। और ये हमारा आंसर आ रहा था कितना, 50.91। ओके 50.91, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा था, फिर मैंने क्या लिखा, फिर मैंने लिखा था यहां पर सेविंग इन इनिशियल पेमेंट, जो कि उस मेथड में कहीं पर भी नाम नहीं है, जो कि उस मेथड में कहीं पर भी आपको नाम नहीं दिखाई देगा। नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग मेथड का जो फॉर्मेट दे रखा है उसमें ये 1.09 इनिशियल पेमेंट के लिए कहीं पर भी जगह नहीं है, सेविंग इन इनिशियल पेमेंट के लिए। ओके, सेविंग इन इनिशियल पेमेंट के लिए जगह नहीं है, जबकि उसकी जगह लिखा गया है, उसकी जगह लिखा गया है सेविंग इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा बच गया, कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं है ये, कॉस्ट ऑफ एसेट है। इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा बच गया, मैंने कहा अगर खरीदता
तो 120 लाख रुपए लगते, खरीदता तो 120 लाख रुपए लगते हैं, एसेट 120 की है। यहां पर ये लाइन लिखी हुई है सेविंग इन इन्वेस्टमेंट, जबकि हमारे वो 1.09 है। ओके, ये अलग है हमारे, ठीक है, देखते हैं क्या होगा। और क्या क्या चीजें सेम है वो देख लेते हैं। और क्या क्या चीजें सेम है, मैंने कहा अच्छा ये तो अलग मिला। और क्या सेम है वो लिखते हैं। टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन और सैल्वेज वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू, ये तीनों चीजें वहां पर भी मिलने वाली है, वहां पे फटाफट से अपन चल के लिख देते हैं। कॉस्ट ऑफ लीजिंग में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग कितना है, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट, सर टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट है 12.54। डेप्रिसिएशन पे जो टैक्स सेविंग है वो कितना है 31.70। और सैल्वेज वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में कितना 18.95। हाँ सर ये तीनों हमने कैलकुलेट कर लिया था। कौन सी रेट से डिस्काउंटिंग किया था, प्रेजेंट वैल्यू कौन सी रेट से निकाला था, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हाँ सर 11% से किया था। ओके तो सर एक और नया आइटम यहां पे क्या आ गया, यहां पर एक तो ये नया आइटम मिला सर हमको, हमारे 1.09 की जगह ये वाला अमाउंट है, और एक ये वाला अमाउंट है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट एट पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये दो आइटम यहां पर है, इनके जगह हमारे केवल एक आइटम है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट एट प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसकी जगह हमारे केवल एक आइटम था, बाकी आइटम सब सेम है सर। ये वाला जो आइटम है ना सेविंग इन इनिशियल पेमेंट, इस 1.09 को रिप्लेस करते हुए 1.09 की जगह ये दो आइटम है सेविंग इन इन्वेस्टमेंट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट एट प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जरा क्वेश्चन देखना और बताना प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है। प्री टैक्स बोले तो यहां पे आपको क्या लेना है, आफ्टर टैक्स तो आपने 11 ले रखा है, अब प्री टैक्स आप यहां पे कौन सा लेंगे, इंटरेस्ट रेट लेंगे 15% लेंगे, 15%। हाँ जी, ऐसा नहीं है कि उसमें से 40% को कंसिडर करते हुए वो प्री टैक्स पोस्ट टैक्स निकालना है, नहीं 15% आपको यहां पे लेना है। 15% से लीज रेंट का प्रेजेंट वैल्यू निकालना कितना आता है, लीज रेंट जो आपने दिया है, लीज रेंट जो आपने दिया है कितना 52.08, अगर 15% और 3 साल का क्यूमुलेटिव फैक्टर देखा जाए तो कितना आएगा, 15% और 3 साल का क्यूमुलेटिव फैक्टर 2.28। हमने सर वो लिखा था, ये रहा 2.283225। हाँ जी 2.283225। ओके मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा था 118.91। ये 118.91 क्या था, एक्चुअली प्रिंसिपल बोरोड, ये एक्चुअली क्या था, प्रिंसिपल बोरोड था। तो मेरा जो मैंने अपने एनालिसिस मोड पे ऐसा आपको समझाया, वहां पे लिखा हुआ था सेविंग इन इनिशियल पेमेंट, और उसकी जगह इसने दो नाम लिख दिए, सेविंग इन इन्वेस्टमेंट तो बेनिफिट में लिख दिया, और कॉस्ट में क्या दिखा दिया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट एट प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पता है मैंने आपको इतना सब क्यों कहानी समझाई, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू हम हर बार क्या कर रहे थे, पोस्ट टैक्स से निकाल रहे थे, 11% से निकाल रहे थे। यहां अचानक से क्या निकला, प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल को यूज किया। तो अगर मैं आपको डायरेक्ट समझाता ना तो दिमाग में घुसता नहीं कि ये प्री टैक्स क्यों ले रहे हैं सर, जब सब जगह प्रेजेंट वैल्यू पोस्ट टैक्स 11% से लिया जा रहा है, तो ये लीज रेंट का प्रेजेंट वैल्यू प्री टैक्स से क्यों लिया जा रहा है। वो इसीलिए लिया जा रहा है ताकि लीज रेंट का जो प्रेजेंट वैल्यू से आप प्री टैक्स से आप जब प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो, और जो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है 120 लाख, उन दोनों का नेट क्या बचता है, उन दोनों का नेट बचता है सेविंग इन इनिशियल पेमेंट। इनिशियल पेमेंट का जो अमाउंट है ना वो 1.09 वो बच जाता है। तो उन दोनों को रिप्लेस करते हुए यहां मेथड में वर्ड्स यूज किए जाते हैं, सेविंग इन इन्वेस्टमेंट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट एट प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बस ये है नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग मेथड। अब यहां पे आपका नेट एडवांटेज अपने आप क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस का कितना 11.19। तो कहने का मतलब है अपने को, अब सुनो,
या तो प्रेजेंट वैल्यू मेथड से कर सकते हो, ये वाला जो हमने कल क्वेश्चन किया था, प्रेजेंट वैल्यू मेथड, दिस वन, ये सारा ये सारा ये सारा ये सारा, दी एंड, खत्म बात। उसके बाद जो मैंने समझाया ना कि नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग मतलब क्या, दोनों में कंपेयर कर लो, लीजिंग में कॉस्ट ज्यादा आ रही है, दैट इज नेगेटिव। या मैंने जब ये एनालिसिस मोड हर एक फैक्टर को आपको अलग अलग बताया कि हर एक फैक्टर का अपन अलग अलग देखते हैं, आउटफ्लोज को अलग, इनफ्लोज को अलग, प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में लाते हैं, वो सिर्फ समझाने का पार्ट है, ये सिर्फ सारा समझाने का पार्ट है। या फिर मैंने इसको बोला कि अब चलो इसको है ना अपन कंपैरिजन फॉर्मेट की जगह स्टेटमेंट फॉर्मेट में सारे डेटा को लिख देते हैं, ये सारा समझाने का पार्ट था। एक्चुअली मेरे को वो जो अपने नोट्स में दे रखा है नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग मेथड, उसका फॉर्मेट समझाना था। और उसका फॉर्मेट क्या कहता है, उसका फॉर्मेट कहता है कि ये जो सेविंग इन इनिशियल पेमेंट है ना, इसकी जगह एक्चुअली आपको क्या लिखना होगा, इसकी जगह बस आपको दो नाम लिखने होंगे। क्या, हमने तो अपने एनालिसिस मोड में आपको सेविंग इन इनिशियल पेमेंट बताया, बट एक्चुअली ये कैसे आ रहा है, वहां पर ये सेव डायरेक्ट हो जाएगा, अमाउंट कैसे आएगा सर, ये डायरेक्ट अमाउंट आ रहा है कैसे, आपकी कॉस्ट कितने लगने वाली है एसेट्स में, कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट 120 लाख, और माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट, वो भी कैसे, एट प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एट प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लीज रेंट और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सेम है, लीज रेंट और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सेम है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसलिए जैसे ही मैं लीज रेंट को प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिस्काउंटिंग करता हूं ना, तो मेरे पास वो प्रिंसिपल बोरोड वाला अमाउंट आ जाता है 118.91, जिन दोनों का डिफरेंस होगा जो मेरे को इनिशियल पेमेंट करना पड़ा था, इनिशियल पेमेंट। तो ये दो वैल्यूज का डिफरेंस ही क्या है, सेविंग इन इनिशियल पेमेंट है। तो मेरे को वहां पर जब मैं नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग मेथड करूंगा ना, तो मेरे को सेविंग इन इनिशियल पेमेंट नहीं लिखना, उसकी जगह ये दो नाम लिखने हैं। कॉस्ट ऑफ एसेट तो केस में आ जाएगा, बेनिफिट्स ऑफ लीजिंग में आ जाएगा कि अगर मैं लीज पर लेता हूं तो मेरे को 120 लाख रुपए खर्च नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन वहीं अगर मैं लीज पे लेता हूं तो मुझे लीज रेंट देना पड़ेगा, और लीज रेंट को प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में मैंने देखा 118.91, मतलब इतना बोरो करना पड़ेगा, और इतना बोरो करूंगा तो इतना रीपेमेंट भी करना पड़ेगा 11.91, ये कॉस्ट आ गया, कॉस्ट ऑफ लीजिंग। तो इसको समझाना बहुत मुश्किल था, प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिस्काउंटिंग क्यों किया है, इसलिए मैं तुमको इतना घुमा के लेके गया कि यार ये लोग इस स्टेटमेंट में प्री टैक्स क्यों लिखते हैं। अब आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्री टैक्स और सेविंग इन इन्वेस्टमेंट, या क्यों कहूं कॉस्ट ऑफ एसेट का जो डिफरेंस है वो है इनिशियल पेमेंट, जो कि हम क्या कर देते हैं बेनिफिट्स में लिख सकते हैं डायरेक्टली, उसी को ये लोग दो टर्म्स में लिखते हैं। बोलो समझ में आया क्या। तो या तो अब फाइनली ये जो मैंने स्क्रीन शो कर रखी है उसके अकॉर्डिंग आंसर जाएगा, या फिर प्रेजेंट वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग आंसर जाएगा। बाकी का बीच का जितना भी था वो सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए था इस मेथड को। तो हम क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, बेनिफिट्स ऑफ लीजिंग में याद कर लेंगे। ओके इशिका अनुष्का, बेनिफिट्स ऑफ लीजिंग में याद कर लेंगे क्या कि सर बेनिफिट्स ऑफ लीजिंग में एक तो हमको कॉस्ट बच जाएगी, हमको 120 लाख रुपए का खर्चा नहीं करना पड़ेगा, अमाउंट भले ही मत याद करो अब, तो हमको एक तो सर एसेट नहीं खरीदना पड़ेगा, वो बच जाएगा। दूसरा, लीज रेंट पे टैक्स सेविंग होगा एट पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट में अगर बात करें तो ये याद रखना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ लीजिंग में क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट एट प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये जो लीज रेंट की डिस्काउंटिंग करनी है ना, वो कौन सी रेट से करनी है, प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल से करनी है, 15% से करनी है। फिर टैक्स सेविंग ऑन द इंटरेस्ट एंड टैक्स सेविंग ऑन द डेप्रिसिएशन, ये अपने कॉस्ट है कि क्योंकि अगर अपन लीज पे लेते हैं तो डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग नहीं होगा, सेल्वेज वैल्यू नहीं मिलेगा, ये सब चीजें अपने को देखनी होगी। ओके, तो ये सब चीजें करने के लिए ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक फैक्टर को, इंटरेस्ट तो निकालना ही पड़ेगा, टैक्स सेविंग निकालना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग निकालना ही पड़ेगा, सेल्वेज वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू निकालना ही पड़ेगा। हाँ जी, लेकिन फिर भी कुछ काम कम हो जाएगा, कुछ काम कम हो जाएगा नेट एडवांटेज।
सर पीवी मेथड से ही नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग कैलकुलेट कर ले एग्जाम में? नहीं इश्का, वो लोग क्या करेंगे ना, फॉर्मेटिंग देखेंगे एक्चुअली। ये तो अपना समझाने का तरीका हो गया। अब वो लोग फॉर्मेटिंग देखेंगे ना, और अगर बोलते हैं नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग मेथड से करो, तो हम बिल्कुल यही वाला यूज करने वाले हैं। इसमें टाइम कम लगेगा। देखो एक बात बताओ, 120 लाख लिखने में कोई टाइम लगेगा क्या? नहीं सर, वो तो दे ही रखा है। लीज रेंट को का टैक्स सेविंग निकालने में कोई टाइम लगेगा क्या? नहीं सर, अगर हम वर्किंग नोट में लीज रेंट निकाल देंगे 52.08, तो उसको 40% से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट उसका डिस्काउंटिंग कर देंगे क्यूमुलेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई, क्योंकि हर साल का लीज रेंट क्या है, सेम है, ये भी जल्दी हो जाएगा। फिर लीज रेंट का जो डिस्काउंटिंग करना है वो कौन सी रेट से, प्री टैक्स है, तो उसका क्यूमुलेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे सर, ये भी बहुत जल्दी हो जाएगा। और अब इंटरेस्ट का टैक्स सेविंग, तो इसके लिए मुझे इंटरेस्ट, ये प्रोसेस वही रहेगा कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, उसका टैक्स सेविंग, डेप्रिसिएशन का टैक्स सेविंग, वो वर्किंग नोट सेम बनने वाला है। सेल्वेज वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा, ये वर्किंग नोट सेम बनेगा और उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। सेल्वेज वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे आप लिख दोगे, इतने में आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो कोई एनालिसिस मोड नहीं, कोई सेविंग इन इनिशियल पेमेंट, वो 1.09 निकालने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। कल तो अपन ने क्या किया था, अपन ने ऐसा देखा था कि अच्छा पता करना पड़ा था, पता क्या करना पड़ा था कि 120 लाख की तो एसेट है, लोन कितने का ले रखा है, लोन ले रखा है 118.91 का, इसका मतलब मैंने इमीडिएट पेमेंट किया है। इसमें कहां इमीडिएट पेमेंट का पता करना पड़ रहा है? इस नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग मेथड में अपने को पता ही नहीं करना पड़ रहा है कि भैया लोन इतने का है या अपन ने एसेट इतने की तो इमीडिएट पेमेंट भी किया है, कुछ पता नहीं करना पड़ रहा है। इसका सोल्यूशन तुम देखो तो ये पता भी नहीं चलता है यार वहां पे 1.09 लाख का इनिशियल पेमेंट भी है। आप इस स्टेटमेंट को देख लो और पता लगा लो, पता ही नहीं चल पाएगा कि 1.09 का इनिशियल पेमेंट है क्या, बोलो पता चल जाएगा क्या? लेकिन ये हमें कब पता चला, जब मैंने इसको प्रेजेंट वैल्यू मेथड से किया, एनालिसिस मोड में किया। हाँ जी, तो अपन ने सिंपली इस क्वेश्चन को खोल के रख दिया है पूरा कि एक्चुअली ये कैसे काम कर रहा है नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग मेथड। अब अगर नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग पॉजिटिव है तो एडवांटेज पॉजिटिव है तो एसेट लीज पर ले लो, और नेगेटिव है तो एसेट को खरीद लो। हाँ जी राशिका, अनुष्का, किसी किसी के लिए अगर ये हैवी हो गया हो, किसी किसी के लिए अगर हैवी हो गया हो समझना, तो मैं कहूंगा एक बार वापस वीडियो देखना, समझने की कोशिश करना। अगर नहीं समझ में आता है फिर भी, मुझे लगता नहीं है कि अब नहीं आएगा, क्या फिर भी नहीं आता है, तो प्रेजेंट वैल्यू मेथड तो हमें सेपरेटली आता ही आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर चला के वो बोले कि नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग, पहले नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग कब बोलेगा, चला के जस्ट इक्वल होगा, लीज एंड इंस्टॉलमेंट जस्ट इक्वल होगी तभी बोलेगा, अदरवाइज नहीं बोलेगा। अगर वो बोलता है तो अपन स्टेटमेंट याद कर लेते हैं यार, क्या दिक्कत है, बेनिफिट्स ऑफ लीजिंग है, तो लीजिंग के बेनिफिट में सर लीज रेंट पे टैक्स सेविंग होता है, ये तो याद रहेगा। हाँ जी, लीज रेंट पे टैक्स सेविंग होता है, ये तो याद रहेगा। कॉस्ट में क्या आएगा सर, कॉस्ट में इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग नहीं मिल पाएगा, सेल्वेज वैल्यू नहीं मिल पाएगा, ये कॉस्ट आ गया। और फिर दो नाम और, सेविंग इन इन्वेस्टमेंट दैट इज कॉस्ट ऑफ एसेट, और दूसरा कॉस्ट के अंदर क्या आ जाएगा, लीज रेंट एट प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, याद कर लेना बस हो जाएगा। बट रटने से बेटर है समझना। बोलो अब बाकी के लोग, अनुष्का, राशिका, तो समझ में आ गया? मोनिका, हाँ, ओके, इशिका, यस, ठीक है। आज तुमको यही करना है घर पे, वापस इस क्वेश्चन को वापस दोनों तरीके से एनालिसिस करना है और इसको रट डालना है, इस क्वेश्चन को ही रट डालना है, मैं तो कह रहा हूं इन डेटा को ही रट डालना है। इसके जैसा और कोई क्वेश्चन आएगा तो हम रिप्लेस अपने आप कर लेंगे डेटा, लेकिन डेटा याद रहेगा ना, तो आपके दिमाग में रहेगा अच्छा वहां पे ये लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा था, वो क्या था, तो आप अपने आप बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बार बार पढ़ेंगे तो वो डेटा याद हो जाएगा। ओके, मोनिका, ईशिका, अनुष्का, राशिका, इन लोगों का डन। बाकी के बच्चे देखें तो अपन, हाँ, नंदिनी, दिव्या, ओके डन। चलो कोई ना, आज फिर पढ़ना, कोई दिक्कत है तो कल पूछना। और ये मैं अब आपको ब्रेक इवन लीज रेंटल जो लास्ट पार्ट है वैसे देखा जाए तो इसका, वो मैं कल कर पाऊंगा। नए शुरुआत नए दिन से करेंगे, आखिर ये ब्रेक इवन लीज रेंटल क्या है। डन, हाँ जी। और फिर हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 जितने भी क्वेश्चन है वो लाइन से करते चलेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 9th भी थोड़ा अलग क्वेश्चन है, वो देखेंगे। बाकी सब ब्रेक इवन लीज रेंटल पे ही है, 4, 5, 6, 7 ये सब लीज रेंटल पे ही है, ठीक है, ब्रेक इवन लीज रेंटल। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।